नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा जो विषय है वो है भारत में यूरोपियनों का आगमन भाग 2। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से शुरुआत हुई, यानी कि यूरोपियन देशों ने जो भारत में आना शुरू किया या और अन्य देशों में जाना शुरू किया, वो किस तरह से शुरुआत की। अंग्रेज किस तरह से आए, कहाँ से शुरुआत हुई, पुर्तगाली कैसे आया, कोलंबस कैसे आया, कैसे एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग उन्होंने खोजा, और अंग्रेज आ गए, उनके साथ फिर डच वाले आ गए और स्पेन के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब आती है फ्रांस की बारी। अब किसकी बारी है? फ्रांस की। तो फ्रांस की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई 64 में, याद कर लीजिए। फ्रेंच या फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 64 में। और 4 साल बाद यानी कि 68 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री अपनी खोली, ठीक है। और अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? रिप्लाई कीजिए यस, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए यस, हाँ जी, हाँ, गुड। तो अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। हालांकि मछलीपट्टनम में, यानी कि जो मछलीपट्टनम है जिसको आज बोलते हैं, वहां 1611 में खोलने का प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। 1612 में कौन आया था? जागीरी काल में अंग्रेज अधिकारी, यस, बहुत रोया था, बताइए, यस, टॉमस रो, ठीक है। उसके प्रयासों से सूरत में उन्होंने फैक्ट्री खोल दी। तो जो फ्रांसीसी आया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो आई 64 में, और सूरत में 68 में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोल दी, ठीक है, फैक्ट्री खोल दी। अब इनका जो रूट था वो ये था, जैसे इंडिया से मेडागास्कर आप देखेंगे तो अफ्रीका का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यानी कि जहां साउथ अफ्रीका है, तो उसके राइट साइड में है एक बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर एक बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इनका रूट यही था, भारत से मेडागास्कर और मेडागास्कर से फ्रांस। तो इसका मतलब ये हुआ मेडागास्कर भी फ्रांसीसियों का एक उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब समझते हैं, जहां इन्होंने अधिकार कर लिया उसके कुछ भाग पर या पूरे भाग पर, और वहां के जो संसाधन है उसका वो यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने 3 जगह अपनी फैक्ट्रियां खोली। कहाँ? मसूलीपट्टनम, सूरत में खुल गई। सूरत के बाद मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर। मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर। यहां आ जाइए, यहां देखिए, ये मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश, ओके। पांडिचेरी है तमिलनाडु, बंदरगाह है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और सूरत हमने पढ़ लिया। चंद्रनगर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सूरत बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कहाँ मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, या कैसे भी याद कर सकते हैं हम, चंद्रनगर, मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, ठीक, या पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम और चंद्रनगर, कैसे भी, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। तो 4 जगह पर इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब एक आई डच नहीं, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम इनको बोल रहे हैं, लेकिन इनका अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम है। फ्रेंच भाषा में उसका अलग नाम है, इसका नाम अलग है। रेयरली वो पूछते हैं, बड़े एग्जाम में ही पूछ सकते हैं। तो ये डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क से आया था। ये कहाँ से आया? डेनमार्क। अगर आप देखें, जो डेनमार्क है, अगर आप देखें तो जर्मनी, कहाँ? जर्मनी, यूरोप में जर्मनी के ठीक ऊपर डेनमार्क है। यानी कि जैसे इंग्लैंड जो है पूरा यूरोप मिला हुआ है, और यूरोप से बिल्कुल अलग होकर क्या है? ब्रिटेन बना हुआ है या इंग्लैंड बना हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन, ओके। यानी कि वो यूरोप की भूमि से कटा हुआ है, जबकि डेनमार्क भी इसी स्थिति में है, लेकिन उसकी भूमि फिर भी यूरोप से जुड़ी हुई है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग आए, जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो आई 1616 में। कब आई? 1616 में। रिप्लाई कीजिए एक बार, यस, 1616 में। और ये आई त्रावणकोर, या इसको बोलते हैं ट्रैंकोबार भी बोल सकते हैं, त्रावणकोर भी बोल सकते हैं। ट्रैंकोबार या त्रावणकोर और सीरमपुर मतलब पश्चिम बंगाल। तो ट्रैंकोबार और सीरमपुर, या त्रावणकोर और सीरमपुर, 2 जगह तक रही है और सीमित रही। तो उन्होंने तो ज्यादा पंगे किए नहीं, इन्होंने ज्यादा दखल अंदाजी या अपना विस्तार नहीं किया, तो सीमित रहे। तो इनके स्वाभाविक डिस्प्यूट भी ना के बराबर हुए। और जो इनका ये जो भी यूरोपियन देश आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत की ही एक होड़ लगी हुई थी, भारत की थी, लेकिन ये जो पूरा विश्व है
उसकी जो भी संपत्तियां यानी कि जो भी जमीन है उसको कब्जाने की खोड़ लगी हुई थी, उसको कब्जाने की खोड़ लगी हुई थी, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका हो। ठीक, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में ये डच भी गए, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। और साउथ अमेरिका में स्पेन वाले गए और पुर्तगाली गए, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, साउथ अमेरिका में स्पेन वाले और पुर्तगाली को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो ब्राजील एक देश है दक्षिण अमेरिका का, पता है आप सबको। तो ब्राजील में बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इसका साफ साफ इससे पता चलता है कि वहां पर वो भी पुर्तगालियों का उपनिवेश रह चुका है। जैसे हमारे इंग्लिश को क्या है, इंग्लिश जो बोलने वाला है उसको क्या समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, तो वास्तविक कारण क्या है, जो ये इंग्लिश का जो एक क्रेज है हमारे यहाँ चल रहा है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, इसका वास्तविक जो कारण है, जो हमारा देश 200 साल तक जो उपनिवेश बना रहा उसका असर है, ये उसका असर अभी भी है। हालांकि अब तो क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक ग्लोबल यानी कि विश्व की भाषा बन गई है। ठीक है, इसलिए भी आवश्यक हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो यूरोप था, यूरोप में क्या है, ये यूरोप में ये युद्धों से घिरा हुआ था, यानी कि युद्ध चल रहे थे यहाँ, ये थे युद्ध चल रहे थे और सबकी साम्राज्यवादी नीति थी, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाओ, जितना का जितना, सारा को और बढ़ाओ। ठीक, तो पहले जो ये नीदरलैंड था, नीदरलैंड मतलब हॉलैंड, डच वाला जो डचों का था, तो पहले तो स्पेन ने और उसके बाद फ्रांस ने ये उसकी साम्राज्यवादी नीति का हो गया शिकार। तो डचों की तो कहानी हो गई खत्म, डचों की स्थिति हो गई खत्म। तो डच गए और डेन वालों को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, ये तो वैसे ही सीमित है। ठीक है, तो यहां से क्या हो, डचों की हालत हो गई खराब। आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के 3 युद्ध हुए, इनको बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो हुआ 46-48 में, 1746-48। याद कर लीजिए इनको, ये परीक्षा में पूछते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय, बाद में अलग से थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। फिलहाल याद कर लेते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध 46-48, अगला 49 से 55, फिर हुआ 56 से 63, इसको साथ सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। तो इस युद्ध का जो परिणाम आया, कुल मिलाकर ये आया, जो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसियों की हुई पराजय, फ्रांसीसियों की क्या हुई, पराजय हुई। ठीक, और क्षेत्र में जो उत्तरी अमेरिका था, क्षेत्र में हो गई यहां क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति का अगर पूछे आपको, अमेरिका की राज्य क्रांति कब हुई, क्योंकि अभी मैक्सिमम जगह क्या राजतंत्र यानी कि राजा हैं, अधिकतर क्या है राजतंत्र है, राजा हैं, तो उनके हिसाब से चल रहा है। तो क्षेत्र में क्या हुई, उत्तरी अमेरिका में क्रांति। अगर पूछे अमेरिका की क्रांति कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1776। और फ्रांस में क्रांति हुई 89 में, फ्रांस में 89 में, फ्रांस में हुई 89 में क्रांति। ठीक है, तो और इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और क्या था, भ्रातृत्व। ठीक है, जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता समानता वाली जो बात ली गई है वो कहां से ली गई है, भ्रातृत्व वाली बात कहां से ली गई है, यस यहीं से ली गई है। ठीक है, इनका ये नारा था क्रांति के समय। और जो इसका नेता था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में जब फ्रांस में 89 में क्रांति हुई तो क्या हुआ, राजतंत्र हो गया समाप्त। ओके, इसके बाद 89 में क्रांति हुई। आगे हुआ क्या हुआ, तो जो पूरा यूरोप था इसमें क्या है, युद्ध, साम्राज्यवादी नीति थी सबकी, मैक्सिमम देशों की, तो युद्ध में फंस गया। और फ्रांस ने यहां तक कि रूस तक अटैक कर दिया, अति शीत, जहां बहुत ही -डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो -में डिग्री टेम्परेचर है वो रशिया में है, एक जगह साइबेरिया, और शायद उस जगह का नाम है सानो खयाबाब, और शायद -67 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है। तो अति शीत में फ्रांसीसियों ने रूस पर अटैक कर दिया। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या हुआ, सारा यूरोप तो क्या युद्ध में उलझ गया। और जैसे मैंने भी आपको बताया, जो ब्रिटेन है यानी कि जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, वो पूरे यूरोप से अलग है, उससे जमीन की सीमा नहीं मिल रही। अगर आप मैप में देखें तो पूरा यूरोप एक साइड है और फ्रांस के ठीक ऊपर, फ्रांस से टच नहीं है, फ्रांस के ठीक ऊपर क्या है, ब्रिटेन। फ्रांस के ठीक ऊपर क्या है,
ब्रिटेन। तो ये तो आपस में लड़ते रहे और आपस में एक दूसरे की जो इनकी शक्तियां हैं वो हो गई क्षीण। ठीक, इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला ब्रिटेन को। किसको मिला सबसे ज्यादा लाभ? ब्रिटेन को। यस, सबसे ज्यादा लाभ मिला इसका ब्रिटेन को। और जो ब्रिटेन ने, अब जब डच तो यहां समाप्त हो ही गए थे, स्पेन और फ्रांस ने उसको खत्म कर दिया, तो अब जो जावा की तरफ वो लोग नहीं जा रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया था, एम्बोना का युद्ध हुआ था 23 में, एम्बोना का युद्ध हुआ था 23 में। ठीक, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो एम्बोना का 1623 में एम्बोना का युद्ध हुआ था इंडोनेशिया में। तो वहां ये डिसाइड हुआ था, उसमें अंग्रेज बहुत बुरी तरह, बहुत सारे लोग मरे थे, नरसंहार हुआ था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। तो तब तो अंग्रेज जा नहीं रहे थे क्योंकि डचों का वर्चस्व था उधर। लेकिन अब क्या हुआ, जब डच की हालत खराब, तो इन्होंने क्या काम किया, जितने भी डच उपनिवेश थे, यानी कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया सब, और सारे के सारे यहां से लेकर कहां तक, श्रीलंका तक, यहां से कहां तक, श्रीलंका तक, सारे द्वीपों पर हो गया कब्जा इनका, क्योंकि डच है नहीं अब 15 में क्या हुआ, 1815, याद कर लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1815। यस, 1815 में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ। 1815 में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ। और वाटरलू और वेलेज़ली, वाटरलू और वेलेज़ली, और कौन, नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में ये युद्ध हुआ। और कब हुआ, 15 में हुआ। कब, 15 में। यस, और क्या हुआ, इसको इन्होंने पराजित कर दिया और इसको भेज दिया सेंट हेलेना द्वीप पर। कहां भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप कहां है, अगर हम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के ठीक बीच में है। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के बीच में है। इसका मतलब अफ्रीका और अमेरिका के बीच में कौन सा सागर हुआ, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, और उसमें भी दक्षिण अंध महासागर में, दक्षिण अंध महासागर में या दक्षिण अटलांटिक महासागर में कौन सा, सेंट हेलेना द्वीप। आप देख लीजिए, देखना जरूर उसको, एक बार देख लोगे, टिक कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, मेरा पूरा विश्वास है। एक बार मैं आपको देख लेना, जो मैंने बोला, ब्रिटेन देख लेना, डेनमार्क देख लेना, सेंट हेलेना देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो फाइनली वहां हो गई इसकी मृत्यु। तो अब क्या हुआ, डेन गए और फ्रांसीसी भी गए, डेन गए, फ्रांसीसी गए, डच भी गए। अब बच्चे क्या, पुर्तगाली। पुर्तगालियों को हम आगे देखेंगे कि पुर्तगाली कैसे गए। और फाइनली जो उभर कर आएंगे, जो एक ही शक्ति उभरेगी, यूरोपियन शक्ति, वो क्या है, अंग्रेज। अब इन सबको पराजित करने के बाद अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे साम्राज्य, पूरे भारत पर अपना क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। ठीक, आइए एक रिवीजन करते हैं। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब आई, रिप्लाई कीजिए, यस, हाँ जी, 64 में। ओके, और पहली फैक्ट्री उन्होंने कहां स्थापित की, यस, सूरत में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, यस, सूरत में। और जो फ्रांसीसी वाले थे इन्होंने कब स्थापित की, 4 साल बाद। कब की, यस, राइट, 68 में। और 3 जगह उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद कहां, रिप्लाई कीजिए, यस, हाँ जी। तो दक्षिण से ले लेते हैं, एक सीक्वेंस बना लेते हैं फाइनल। पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, 3 और 1 4। ठीक है, और भी 1-2 जगह हो गई। डेन वाले कहां तक सीमित रहे, यस, डेनमार्क, ये याद कर लीजिए। ट्रैंकोबार्ड और या त्रावणकोर, सीरमपुर का है, रिप्लाई कीजिए, यस, पश्चिम बंगाल। त्रावणकोर साउथ में है। और ये कब आई, डबल 16 किसमें आई, डबल 16, याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, डबल 16। आगे बढ़ते हैं। और स्पेन ने फ्रांस को खत्म कर दिया, किसको, हॉलैंड को। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, रिप्लाई कीजिए, यस, रिप्लाई कीजिए, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए, यस, सबको रिप्लाई करना है, एवरीबॉडी हैव टू रिप्लाई, यस, हाँ जी। 46 से 48, टोटल कुल मिलाकर 46 से 63 तक चला, 46 से 63, तो 40 48, दूसरा रिप्लाई कीजिए, यस, 49 से 55, फिर तीसरा सबसे लंबा 56 से 63। फाइनली इसमें कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ था, रिप्लाई कीजिए, यस, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, गुड। फाइनली हार किसकी हुई, फ्रांसीसियों की हुई। ठीक है, अमेरिका में क्रांति कब हुई,
अमेरिकी क्रांति यस 76 में। फ्रांस में क्रांति कब हुई, रिप्लाई कीजिए। यस फ्रांस की क्रांति कब हुई, यस 89 में। फ्रांस की क्रांति का नारा बताइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस यस यस, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भ्रातृत्व, ठीक है। और नेता कौन थे इसके, नेपोलियन बोनापार्ट। और जो इनकी फाइटिंग हुई, इनको किसने पराजित किया, वेलेज़ली, वाटरलू के युद्ध में। वेलेज़ली ने वाटरलू के युद्ध में किसको पराजित किया, नेपोलियन बोनापार्ट को। क्लियर। और कब वाटरलू का युद्ध कब हुआ, यस 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 में। और तो ये हो गया हमारा यूरोपियनों का आगमन। इसके बाद हम थोड़ा सा पुर्तगाली, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कि कौन कौन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, क्या क्या उन्होंने, जैसे पुर्तगाली हैं उन्होंने पैगोडा सिक्का चलाया, और जो भी महत्वपूर्ण बात है, ठीक, उनके बारे में, और फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ा सा डीप। अब इन वीडियो को देखकर आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि यूरोपियन जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमारे देश में आए। एक पृष्ठभूमि, एक खाका तैयार हो गया होगा। अब इसके अलावा बाकी चीजें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।